प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन और संबंधित घटनाओं के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले आपको बंगाल का विभाजन के बारे में बताया था और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताए थे। इसी के चलते हुए फिर सूरत की फूट मतलब ये है कि जो कांग्रेस कमेटी बनी थी 1885 में, इन दोनों में दो विचारधाराएं होने के कारण सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हो गया, एक तो उग्रवाद और एक उदारवाद। उदारवादी शांतिपूर्ण ढंग से ही सारे कार्यों को करना चाहते थे। उग्रवादी के अस्त्र स्वदेशी स्वराज्य और राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से अपना स्वाधीनता प्राप्त करना चाहते थे। तो देखिए, सूरत की फूट, बंग भंग की घटना का कांग्रेस की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। कांग्रेस के उदारवादी नेता सरकार के विरुद्ध कदम उठाने के लिए तैयार नहीं थे। उदारवादी नेता इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, जबकि उग्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार का विरोध करने का मन बना चुके थे। दो विचारधाराओं के मौजूद रहते ही कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ और कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ और कांग्रेस का अधिवेशन 1907 का नागपुर में होने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश उसे सूरत में कर दिया गया। तो कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। उसी समय कांग्रेस के उग्र राष्ट्रवादी विचारकों और आंदोलनों में तीव्रता आ चुकी। उग्र राष्ट्रवादी सूरत अधिवेशन के लिए अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी को बनाना चाहते थे, किंतु उदारवादियों ने रास बिहारी बोस को इसका अध्यक्ष बनाया। इसके कारण यहीं से उग्र राष्ट्रवादियों का विरोध शुरू हो गया और विरोध के कारण अधिवेशन के पहले ही दिन सभा स्थगित कर दी। दूसरे दिन बाल गंगाधर तिलक ने सभी के सामने यह बात रखी कि स्वराज्य, स्वदेशी और बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्तावों को पुष्ट किया जाए तो अधिवेशन के अध्यक्ष के पद पर होने वाले विवाद को खत्म कर दिया जाएगा। मतलब ये था कि हम अध्यक्ष के पद के विवाद को समाप्त करें और हम अपने आप में स्वराज्य, स्वदेशी और बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को मेन प्रस्ताव रखें। उदारवादियों ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, जिससे अधिवेशन में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। उदारवादी और उग्रवादी दोनों नेताओं के बीच आपसी तनाव उत्पन्न हो गया और उदारवादियों ने उग्र राष्ट्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्य उदारवादियों को सबसे बड़ी बाधा मानते थे। कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथों में लेना चाहते थे। दूसरी ओर उदारवादियों भी उग्र राष्ट्रवादियों से कांग्रेस को बचाना चाहते थे। उदारवादी नहीं चाहते थे कि वे उग्र राष्ट्रवादी के कारण ब्रिटिश सरकार कांग्रेस से नाराज होकर उनका दमन करे, इसलिए वे उग्र राष्ट्रवादियों से पीछे छुड़ाना चाहते थे। सूरत अधिवेशन की घटना से कांग्रेस ने उदारवादी और उग्रवादी नेताओं को सोचने पर विवश कर दिया। तो जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, वहीं से उदारवादी और उग्रवादी दोनों नेताओं ने अलग अलग अपना सोचने पर विवश हो गए, किंतु दोनों पक्षों के नेता मतभेद को समाप्त करने पर एकमत नहीं हुए। इसके कारण अंततः कांग्रेस में विभाजन हो गया, जिसे सूरत की फूट के नाम से जाना जाता है। तो जो उदारवादी और उग्रवादी दो मतभेद के कारण जो दो भाग बटे हुए कांग्रेस की फूट कहा जाता है। कांग्रेस का यह विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने उसे अपनी जीत के रूप में लिया। जब कांग्रेस का विभाजन हो गया तो ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि उनकी जीत है। वस्तुतः सूरत अधिवेशन से स्वाधीनता का नया अध्याय आरंभ हुआ। ये एक नई भावना जागृत हुई थी, जो न केवल शिक्षित मध्यम वर्ग के लिए ही चुनी हुई थी लाखों लोग, वरन सरकार के विशाल वर्ग के मस्तिष्क और हृदय को भी उद्वेलित कर रही थी। यह आंदोलन जन आंदोलन का रूप धारण करने जा रहा था। अब देखिए, आपको हम गांधी युग के बारे में बताते हैं और महात्मा गांधी के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य जो स्वतंत्रता के लिए हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक व्यापक साम्राज्य विरोधी और जन आंदोलन में बदल गया। इस परिवर्तन के अनेक कारण थे। यही समय था जब मोहनदास करमचंद गांधी सामने आए और
राष्ट्रीय आंदोलन के निर्विवाद नेता बने। इंग्लैंड से कानून की शिक्षा पाने के बाद महात्मा गांधी इंग्लैंड से कानून की शिक्षा पाने के बाद वकालत करने दक्षिण अफ्रीका चले गए। अफ्रीका सरकार के भेदभावपूर्ण और रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष में उन्होंने अपने कर्म दर्शन का विकास किया। यह कर्म दर्शन अहिंसा प्रतिरोधक पर आधारित था। इसे भारतीय परिस्थितियों में लागू किया गया, जो एक सत्याग्रह बना। इसके माध्यम से लाखों लोग स्वराज्य के आंदोलन में शामिल हुए और उनके नेतृत्व में अनेक शक्तिशाली जन आंदोलन किए गए। कानूनों का उल्लंघन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अदालतों का बहिष्कार और काम रोको, शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार, शराब और विदेशी माल बेचने वाली दुकानों पर धरना, कर न चुकाना तथा प्रमुख उद्योग व्यापारों को बंद करना, यही इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था। तो कुछ कम क्रांतिकारी न थी। इसके कारण समाज के सभी वर्गों के लाखों लोग प्रभावित हुए। उनके अंदर वीरता और आत्मविश्वास की भावना जागी। लाखों लोग निर्भय होकर सरकार का दमन झेलने लगे और जेल जाने लगे और लाठी गोली का सामना करने लगे। गांधी जी सादा जीवन बिताते थे तथा जनता से ये इसी भाषा में बात करते थे जिससे वह समझती थी। इसीलिए गांधी जी को महात्मा कहा गया। तो गांधी जी उसी भाषा में बात करते थे जिस भाषा को जनता समझती थी। गांधी जी ने स्वाधीनता आंदोलन के उच्चतम नैतिक आदर्शों का समावेश कर उसे जन आंदोलन बनाने में प्रयास में सफलता प्राप्त की। गांधी जी का जीवन विचार सत्य और अहिंसा के महान आदर्शों पर आधारित था। वे राजनीतिक प्रश्नों के हल के लिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए साधनों को शुद्धता पर जोर देते हुए विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए उन्होंने जिस प्राविधिक का आश्रय लिया उसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। फिर सामाजिक सुधार को गांधी जी ने राष्ट्रवादी आंदोलन का एक अभिन्न अंग बनाया। समाज सुधार के लिए उन्होंने बड़ा योगदान छुआछूत की यह अमानवीय प्रथा के विरोध में अभियान चलाया। उसने लाखों भारतीयों को जानवरों की दशा में पहुंचा दिया था। उसका दूसरा योगदान कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में था। चरखे को उन्होंने ग्रामीण जनता की मुक्ति का साधन बताया। चरखे को बढ़ावा देना कांग्रेस का एक अभिन्न अंग बन गया। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरने के अलावा चरखे ने लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए। भारी संख्या में ऐसे लोग पैदा किए जो संघर्ष में कूदकर और जेल जाने के लिए तैयार थे। चरखे का महत्व इतना बढ़ गया कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे में ही आ गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे में जो पुराना झंडा था उसमें चरखा था। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे साम्राज्यवादिता को राष्ट्र विरोधी और अमानवीय समझते थे। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की एकता मजबूत बनी और संगठन और स्वतंत्रता के लिए भारत की जनता उठ खड़ी हुई। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें टर्की की हार हुई और विजयी देशों ने टर्की के साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर डाला, जिससे मुस्लिम जनता भड़क उठी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष फैला और ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र का सहारा लिया। 1919 में रोलेट अधिनियम बनाया गया, जिस अधिनियम के तहत किसी भी इस सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। तो रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट एक एक्ट था जिसमें सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती है। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग था अमृतसर में। वहाँ पर सभा चल रही थी और अंग्रेज अधिकारी ने वहाँ जो सभा चल रही थी उस पर उन व्यक्तियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी और अंधाधुंध गोलियां बरसा 400 लोगों की मृत्यु हुई थी और 1200 लोग घायल हुए थे। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये IM की क्वेश्चन है, ये आपको
नोट भी करना है, क्योंकि पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। तो रोलेट अधिनियम मार्च 1919 में लागू हुआ। विरोध में पूरे देश में आवाज़ उठी और 6 अप्रैल को अनेक जगह पर हड़तालें, काम बंद और प्रदर्शन के आयोजन किए गए। पंजाब में भी रोलेट अधिनियम का विरोध हुआ। पंजाब में सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी गोलियां चलाई। 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 प्रभावशाली नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर दिया, उन्हें जेल भेज दिया गया। इन गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल बैसाखी के दिन एक सभा का आयोजन हुआ। यह एक छोटा सा बाग था जिसके चारों तरफ मकान हैं और जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ केवल बाग में ही दाखिल नहीं हुआ, उसने बाग का जो एकमात्र निकास द्वार है उसको भी घेर लिया और फिर बिना कोई चेतावनी दिए जब तक अंधाधुंध गोलियां बरसाई, गोला बारूद जब तक उनके पास के ख़त्म नहीं हुए तब तक लगातार गोलियां बरसाई। सभा में स्त्री, बच्चे, बूढ़े थे। गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक चलती रही। कोई भी बाहर नहीं निकल सका। कुछ समय बाद जनरल डायर अपने सैनिकों को लेकर वहां से चला गया। बाग में सरकारी आंकड़े के अनुसार 400 लोग मृत और कोई 1200 लोग घायल हुए। कई लोग बाग में स्थित कुएं में ही जिंदे गिर गए। इस दानवीय कार्य से पूरे देश में गुस्से की तीव्र लहर उत्पन्न हो गई और जनरल डायर की यह क्रूरता, यह पशुता या जानबूझकर किया गया नरसंहार से अंग्रेजों की आत्मा भी कांप उठी। उन्होंने भी इसकी निंदा की। तो इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्या कांड था। इस नरसंहार के तत्काल बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर एक आतंक राज कायम कर दिया गया मगर यह आतंक भी आंदोलन को दबा न सका। डायल ने सैनिक भय से उत्पन्न होने की आशा की थी, यह उत्पन्न न होकर के यह असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड था। आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखना है और ये आज का गांधी युग और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताया गया और सूरत की फूट के बारे में बताया गया। अब अगले उसमें हम आपको असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड और भारत छोड़ो आंदोलन, इस सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसलिए आप लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।